मैंने कहा ना, मैं रसोई का काम करूंगी। क्यों? सिर्फ तुम ही क्यों करोगी? क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूं, इसलिए मेरा हक बनता है रसोई को संभालने का। अच्छा जी, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। बल्कि तुमसे ज्यादा अच्छा खाना मैं बनाती हूँ, तो मेरा ज्यादा हक होगा रसोई को संभालने का। ऐसा तुमसे किसने कहा? तुम तो अलग ही गलतफहमी में जी रही हो। अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो जरा। दोनों बहुएं लड़ रही थी, तभी वहां घर की सबसे छोटी बहू भी आती है। वो भला कैसे इन दोनों से पीछे रह सकती थी? आप दोनों का लड़ना तो हर रोज का ही है, इसलिए जिसको लड़ना है बाहर जाकर लड़ सकता है। मेरे लिए रसोई खाली छोड़ दो प्लीज। रसोई में ऐसे माहौल खराब करना शोभा नहीं देता। हाँ जरूर, तुम तो कहीं की महारानी हो ना, जो तुम्हारे लिए हम रसोई खाली छोड़ दे। हाँ बिल्कुल सही समझा। अब महारानी का ऑर्डर समझकर आप दोनों यहाँ से चली जाइए। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस रसोई में ही रहूंगी और कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली। तीनों जिद करके रसोई में डेरा जमा कर बैठ गई थी। तभी वहां एंट्री होती है उनकी सासू माँ की। अरे तुम तीनों का ड्रामा फिर से शुरू हो गया? क्या करूं मैं तुम तीनों का? सुबह सुबह तुम्हें कोई और काम नहीं होता है क्या? मम्मी जी, आपको पता है ज्यादा गलती किसकी है? मेरा फर्ज है किचन को संभालना, क्योंकि मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूं और ये कर्तव्य कोई और नहीं बल्कि घर की सबसे बड़ी बहू ही अच्छे से संभाल सकती है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखा, तुम भी एग्री करती हो ना? हाँ, कब से आप रसोई संभाल रही हैं? अब आपकी उम्र हो चली है, इसलिए अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आपके जाने के बाद ये जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी, चिंता मत कीजिए। बस बस, ना सबसे छोटी को काम करने की जरूरत है, ना सबसे बड़ी को काम करने की जरूरत है। रसोई का काम बीच वाली को करना चाहिए, ताकि छोटी को भी आराम मिले और बड़ी को भी सुख मिले। तीनों बहुओं में रसोई के काम को लेकर ऐसे बहस होती रहती थी और विमला अपना माथा पीटते हुए कहती है, इन तीनों को तो बस रसोई के काम से ही प्यार है, बाहर का तो कोई काम ही नहीं दिखता। इनके बीच में बोलना ही बेकार है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सुमन अपने ससुर रमेश के पास जाती है और कहती है, पापा जी चीनी खत्म हो गई है। ठीक है बेटा, अभी ले आता हूँ। अच्छा बेटा बताओ, और कोई सामान लाना है क्या? नहीं पापा जी, और कुछ नहीं लाना, बस आप चीनी ले आइए। अच्छा ठीक है, अभी लाता हूँ। तभी रमेश चीनी लाने के लिए एक दुकान पर जाता है और चीनी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आता तो वो चीनी लेकर रसोई की तरफ जाता है, लेकिन रसोई में जाने से पहले टेबल से टकराकर चीनी की थैली फट जाती है और सारी चीनी गिर जाती है। ओहो, ये क्या हो गया? वो सुमन को आवाज लगाता है, सुमन बहू इधर आओ तो। रमेश की आवाज सुनकर सुमन वहां आती है। सुमन बहू, यहाँ चीनी गिर गई है, इसे आकर उठा दो। अरे पर पापा जी, मेरा काम सिर्फ रसोई के अंदर का है, मैं बाहर का नहीं करूंगी। वैसे भी ये खराब हो गई है, अब इसका क्या ही करेंगे हम। अरे बेटा, इसमें खराब क्या हुआ है? इस चीनी को तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना तो कम से कम उठा तो दो। नहीं पापा जी, आपको पता है ना, मेरी बुकिंग सिर्फ किचन तक रहती है, तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए ना। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है। भगवान, इन बहुओं का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब रमेश अपनी दूसरी बहू को आवाज लगाता है, पायल बहू, तुम ही यहाँ पर झाड़ू लगा दो, मुझसे यहाँ चीनी गिर गई है। पर पापा जी, मेरा काम तो रसोई का ही है, मैं भी बाहर का कोई काम नहीं करूंगी। आप रिया को बोल दो ना, वो उठा देगी। रिया बहू, तुम इस चीनी को साफ कर दो। पर पापा जी, मुझसे रसोई के बाहर का काम नहीं होगा। वैसे भी ना ये गंदी हो चुकी है, हम इसे कहीं यूज भी नहीं कर सकते। अरे मैं क्या करूं अभी इन तीन बहुओं का? इन्हें तो रसोई के बाहर का कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे कुछ भी गिरा रहे। इतना सुनकर विमला भी वहां आती है और देखती है रमेश खुद ही उस चीनी को साफ कर रहा था। अरे आप क्या सफाई कर रहे हैं? मुझसे ये बहुओं से कह देते। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं कहा होगा? लेकिन उन्हें रसोई के बाहर की दुनिया नजर आती है क्या कभी? सही कहा, मैं कैसे पूछ सकती हूँ। इन तीनों को तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है, इन्हें तो रसोई के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। कोई बात नहीं, हटिए, मैं कर देती हूँ। इतना बोलकर विमला खुद ही उस चीनी को साफ करने लगती है। तभी उनका बड़ा बेटा सुमित वहां आता है। मम्मी, मेरी फाइल कहाँ रखी है? अरे अभी भी माँ के पल्लू से बंधा रहेगा क्या? मुझे क्या पता तेरा सामान का है, जाकर अपनी पत्नी से पूछ। आपको लगता है मम्मी मेरा पूछा नहीं होगा? लेकिन सही बात है, मैं भला कैसे भूल जाती हूँ। रसोई में तो पैदा हुई है ये तीनों बहू है। रुक, मैं ही देती हूँ तेरा सामान। विमला फाइल ढूंढकर सुमित को देती है। आखिर तीनों रसोई का ही काम क्यों करती थी? उन्हें वैसे तो रसोई का काम करने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, बस उन्हें यही लगता था कि रसोई का काम घर के बाकी काम से बहुत कम होता है, जिस वजह से रसोई के काम को लेकर तीनों में मुठभेड़ होती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह विमला को टेबल पर रखी सब्जियां नजर आती है। सुमन, रिया, पायल, अरे कहाँ हो तीनों?
जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या बात है? कल मैं बाजार से सब्जी लेके आई थी, सारी की सारी सब्जी ऐसे ही टेबल पर रखी हुई है, यह रसोई में क्यों नहीं रखी? क्योंकि ये रसोई का काम थोड़ी ना है मम्मी जी। हाँ, और हम तो बस रसोई का काम करते हैं, रसोई के बाहर का काम थोड़ी ना करते हैं। इसीलिए सब्जियां पड़ी है या नहीं पड़ी, इस बात का मुझे क्या पता। हे भगवान, ये रसोई का काम नहीं है तो कैसा काम है? सब्जियां भी तो रसोई में ही चाहिए होती है। लेकिन सब्जियां रखी तो रसोई के बाहर थी ना मम्मी जी। अरे तुम्हारा मैं क्या करूं, रसोई के काम के साथ घर के और काम भी जरूरी है। होते होंगे मम्मी जी जरूरी, लेकिन सबसे जरूरी तो रसोई का काम है, जो कि मैं करती हूँ। और इससे ज्यादा काम मैं करती हूँ, और इन सबसे ज्यादा काम मैं करती हूँ। घर में रसोई है या भूल भुलैया, जो तीनों की तीनों ही इतना खो जाती हो काम में कि सारी सब्जियां खराब करती। चलो उठाकर रखो इन्हें रसोई में। मैं नहीं रखूंगी। मैं भी नहीं रखूंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगी। इतना बोलकर तीनों बहुएं चली जाती है और सास गुस्से में बड़बड़ाती हुई सब्जियों को उनकी जगह पर रसोई में रख देती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन तीनों बहुओं का रसोई के काम को लेकर बहस करना ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाना खा रहे थे, तीनों वहां एकदम सीरियस होकर खड़ी थी। क्या हो गया आप तीनों, हमें ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ मैं भी कब से देख रहा हूँ। अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुम भी साथ में बैठ जाओ ना, खाना खा लो, कम से कम ऐसे घूरो तो मत। इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस में खाना खा रहे हैं। सच में हमारे ऊपर ऐसे क्यों नजरें गड़ाई जा रही है? तीनों के पति इतना बोलकर अपनी अपनी पत्नियों को देखने लगते हैं। तभी विमला बोलती है, पक्का ये तीनों रसोई के काम को लेकर कुछ सोच रही होगी, तभी ऐसे देख रही है। बिल्कुल सही पकड़े हैं मम्मी जी, बस आप जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद बर्तन धोने हैं रसोई में। तुम क्यों? मैं साफ करूंगी बर्तन, वो भी एकदम चमका चमका कर, ऐसा लगेगा जैसे आज ही नई खरीद कर लाए। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को इतनी फिक्र करने की। मैं तो पहले ही हाथ में साबुन और बाल्टी लेकर खड़ी हूँ। सबके खाना खाते ही मैं झूठे बर्तन बाल्टी में भरकर फटाफट से रसोई में ले जाऊंगी और तुम दोनों बाहर का काम कर लेना। अरे यार हद हो गई तुम दोनों की भी, रसोई के काम को लेकर कौन इतना पागल होता है? और नहीं तो क्या, उसके अलावा भी तो कितने काम है। और अगर काम करने का इतना शौक है तो हमें बता दो, हम तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाएंगे। ऑफिस का काम नहीं करना, बस रसोई का काम करना है। हाँ, रसोई का काम करो और सुखी रहो। हर बहू का पहला काम रसोई संभालना होता है। बातचीत के बीच में सभी लोग खाना खा लेते हैं और तीनों बहुएं लड़ती झगड़ती झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाने लगती है। और झपट की वजह से कुछ बर्तन जमीन पर गिर जाते हैं। तब विमला आती है, अगर तुम तीनों को काम करना है ना तो जरा आराम से काम कर लिया करो, यहाँ बिल्लियों की तरह लड़ाई करना तो बंद करो। ऐसे ही एक दिन विमला नजरें घुमाकर अपने घर को अच्छे से देखती है और उसे हर जगह मकड़ी के जाल और गंदगी नजर आती है। तभी वो अपनी तीनों बहू को बुलाती है, तुम तीनों मेरी बात सुन लो ध्यान से, घर में मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए खाना मैं बना दूंगी, एकदम होटल जैसा। बस खाना बनाने तक ही बात खत्म नहीं होगी। तो मम्मी जी? घर की भी अच्छे से साफ सफाई करो, उसमें तो तुम तीनों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो सब मुझे ही करना पड़ता है। हमसे ना हो पाएगा, मैं तो बस रसोई का काम करूंगी, आप इन दोनों से करवा लीजिए। मुझसे भी नहीं होगा, मैं कर लूंगी रसोई का काम, बाकी आप इन दोनों से करवा लो। मैं तुम दोनों से बड़ी हूं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम दोनों करोगी बाहर का काम, रसोई का काम मैं करूंगी। तुम तीनों की तीनों करोगी, वरना मैं रसोई को ताला लगा दूंगी। फिर तुम तीनों में से कोई भी रसोई का काम नहीं कर पाएगा। पर आपको पता है ना, हम बस रसोई का काम करते हैं, हमें नहीं आते घर के बाकी सारे काम। और नहीं तो क्या, आप घर का काम करने के लिए कोई नौकरानी रख लो। तुम तीनों घर में हो, ये क्या काम है जो मैं अलग से एक और नौकरानी ले आऊं? आपके कहने का मतलब है हम नौकरानी हैं? हाँ, और वो भी रसोई में काम करने वाली। चलो अब चुपचाप जाओ और घर का काम करो, तब तक के लिए मैं रसोई को ताला लगाकर कुर्सी डालकर बाहर ही बैठी रहूंगी। इतना कहकर विमला जल्दी से आती है और रसोई के दरवाजे पर ताला लगा देती है और कुर्सी डालकर हाथों में कोल्ड ड्रिंक लेकर वहीं पर बैठ जाती है। अब तीनों बहुएं जैसे तैसे मन मार कर घर का काम करती हैं। जैसे ही दरवाजा खुलेगा ना, सबसे पहले मैं अंदर चली जाऊंगी और मैं करूंगी सारा काम रसोई का। मैंने मम्मी जी पर पूरी नजर रखी हुई है, जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं इन दोनों को पागल बनाकर खुद अंदर चली जाऊंगी। इन दोनों को तो मैं यही दिखाऊंगी कि मैं बाकी के काम में लगी हूँ, फिर मैं इन दोनों को चकमा देकर अंदर चली जाऊंगी। तीनों ही अपने अपने दिमाग में रसोई में जाने की तरकीब बना रही थी और घर का काम खत्म करती है।
घर का काम खत्म होने के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। विमला जल्दी से दरवाजा खोलती है और सामने डिलीवरी वाला हाथों में ढेर सारा खाना लिए खड़ा था। विमला पैसे देकर डिलीवरी बॉय से खाना लेती है और अंदर आती है। ये क्या है मम्मी जी, ये किसके लिए मंगवाया आपने इतना सारा खाना? और किसके लिए? अपने लिए। पर क्यों मंगवाया जब हम तीनों हैं? क्योंकि मुझे पता था अगर तुम तीनों रसोई में चली गई तो फिर घर का काम नहीं करोगी, इसलिए मैंने भी पहले से ही बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया और जानबूझकर झूठ बोलकर ये सब कुछ किया ताकि तुम रसोई के अलावा भी काम करो। कोई बात नहीं, आज तो आपने हमें चकमा दे दिया, लेकिन आगे से आपकी नहीं चलेगी। अब हम दिन रात रसोई में ही रहेंगे, देखते हैं कैसे ताला लगाती है आप हमसे और कैसे बाकी के काम करवाती हैं। विमला हंसते हुए रसोई का ताला खोलती है और बना बनाया खाना रसोई में रख देती है। ऐसे ही अगली सुबह के 4 बजे रोहन और पवन विमला के कमरे के बाहर जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। मम्मी जल्दी उठो, हमारी पत्नियां लापता हो गई हैं। हाँ जल्दी उठिए, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? पता नहीं पापा, हमारी पत्नी कहाँ चली गई है। रात को साथ में सोई थी, सुबह उठकर देखा तो है ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो, घर में ही होगी। मैंने छत पर, बाथरूम में, इधर उधर हर जगह देख लिया, मुझे नहीं दिखी। घर छोड़कर कहाँ जा सकती है बहू? विमला, कहीं तुमने बहू को कुछ कहा तो नहीं था? सभी लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, आखिर घर की बहू कहाँ चली गई? सारा घर देख लिया पर एक जगह रह गई है, चलिए। विमला सभी को लेकर रसोई में पहुंचती है और जल्दी से रसोई की लाइट ऑन करती है, जहां सामने का नजारा देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि रिया, पायल और सुमन तीनों ही रसोई के फर्श पर अपना बिस्तर बिछाकर आराम से राटी मार रही थी। लो, ये यहाँ सोई है और हम इन्हें पूरे घर में ढूंढ रहे थे। पर अपना कमरा छोड़कर रसोई में क्या कर रही है? ये तीनों रसोई में पैदा हुई है और रसोई में ही मर जाएंगे, मुझे लगता है। विमला, क्या बोल रही हो सुबह सुबह? अरे और क्या कहूं, इन तीनों की तीनों को रसोई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पवन जल्दी से रिया, पायल और सुमन के मुंह पर पानी छिड़कता है। तीनों बहुएं हड़बड़ा कर उठ जाती हैं। क्या कर रही हूँ यहाँ? हाँ, रसोई कोई सोने की जगह है क्या? क्यों, रसोई सोने की जगह क्यों नहीं है? रसोई में हम सब कर सकते हैं। नहीं तो क्या, सबसे पहले मैं आई थी सोने के लिए, आप दोनों कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब तुम सोई थी मैं तभी आई, ये पता नहीं कब आ गई। जब तुम दोनों सोई थी तब मैं भी आ गई। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों मुझसे चालाकी कर जाओगी? अगर मैं सही कह रही हूँ तो तुम तीनों रसोई का काम करने के लिए रसोई में सोई थी ना? बिल्कुल सही मम्मी जी, हम तीनों सोए इसलिए थे, काम जो करना है हमें रसोई का। सत्यानाश जाए तुम तीनों का, इस रसोई के काम के चक्कर में तुमने पूरे परिवार वालों के नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे हमने आपको थोड़ी ना कहा था अपनी नींद खराब करने के लिए, जाइए जाकर अपने कमरों में सो जाइए। वही तो, हमें जो करना है हमें करने दीजिए। बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं और तीनों बहू का खाना, सोना, पीना सब कुछ रसोई में चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपनी खाने की झूठी प्लेट रसोई में रखने के लिए जा रहा था, तभी उसके हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है और प्लेट में बची हुई सब्जी आधी रसोई के अंदर आधी रसोई के बाहर बिखर जाती है। अरे बहू, जरा साफ कर देना इसे। जी पापा जी, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ये प्लेट मुझे दे दीजिए। हाँ बहू, ये लो। सुमन प्लेट पकड़ती है और उसके बाद जितनी सब्जी रसोई के अंदर गिरी होती है वो उसे साफ कर देती है और रसोई के बाहर वाली सब्जी बिखरी रह जाती है। ये देखकर सुरेश कहता है, अरे बहू, अंदर की साफ सफाई तुमने कर दी तो बाहर की कौन करेगा? मैं तो बस रसोई के अंदर का काम करती हूँ ना बहू जी, रसोई के बाहर के काम से मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों, बाहर का काम नहीं है क्या? और ये सब्जी बनी तो रसोई में है। हाँ, रसोई में जरूर बनी है, लेकिन जितनी रसोई के अंदर फैली थी वो मैंने साफ कर दी, बाहर वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे या बहू, तुम साफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं भी सिर्फ रसोई का ही काम करती हूँ। रसोई के अंदर जो काम है वो बताइए, अगर उनमें से कुछ करना है तो ठीक है। पायल बहू, तुम साफ कर दो, चलो इसे। मेरा भी इन दोनों का जैसा ही जवाब है पापा जी, मैं नहीं करने वाली, मुझे भी रसोई का काम ही करना आता है, बस और कुछ नहीं आता। तभी वहां विमला, रोहन और पवन भी आते हैं। सुरेश उन्हें सारी बात बताता है। अब ये कौन सी बात हुई? घर में रसोई भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या? बिल्कुल सही, और हम पाकिस्तान है, तुम हिंदुस्तान हो। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हमें कोई मतलब नहीं है, आप चाहे कुछ भी कह लो, ये काम हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तीनों के तीनों बोल तो ऐसे रही हो जैसे रसोई में नहीं किसी लोकसभा में खड़ी हो।
कमाल की बहू है हमारी, आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने किसी भी घर में। सच में लोगों की पत्नियां तो रसोई के काम से भागती है और हमारी पत्नियां रसोई के काम में ही घुसती चली जा रही हैं। सही है, कलयुग है बे, कलयुग। यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिन मौसम बरसात और औरतों की बात कभी कोई नहीं समझ सकता। तभी तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि इन तीनों को कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है। ये रसोई में ही पैदा हुई है और रसोई में ही रहेगी। सही कह रही है मम्मी जी, रसोई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। रसोई हमारा घर है, रसोई हमारा असली ससुराल है। रसोई के काम के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तीनों बहू की ऐसी बातें सुनकर बाकी सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। और पूरे परिवार को ये बात समझ में आ जाती है कि रिया, पायल और सुमन को चाहे कितना कुछ भी कह ले, लेकिन वो तीनों रसोई का काम करने के अलावा और कोई काम कभी नहीं करेगी। ये कहानी है विमला निवास की, जहाँ सब कुछ शांति से चल रहा था। पर कौन जानता था कि विमला के घर बहुत जल्द अशांति आने वाली है। कैसे, चलिए देखते हैं। विमला अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी एक सहेली उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है विमला, तेरे घर में कुछ ज्यादा ही शांति है। अभी मेरे घर में मेरी छोटी बहू नहीं है ना, इसलिए जब वो आएगी तो देखना मेरे घर की शांति। ऐसा क्यों बोल रही हो विमला? तुम्हारी बड़ी बहू तो अपनी देवरानी की बहुत तारीफ करती है। वो इसलिए क्योंकि मेरी छोटी बहू अभी इस घर में नहीं रहती ना, इसलिए। वैसे वो आ रही है अगले हफ्ते, तब देखना इस घर की शांति। विमला ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ विमला की बड़ी बहू सोनिया आती है और अपनी सास को जवाब देते हुए कहती है, माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही है? रुचि काफी शांत है और आप देखना जब वो आएगी ना तो इस घर में लड़ाई नहीं बल्कि और शांति हो जाएगी, या यूं कहे कि और चहल पहल हो जाएगी, क्योंकि रुचि के साथ सपना भी तो आ रही है। विमला सोनिया की बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे चाय लाने को कह देती है, जिसके बाद सोनिया आंटी और सास के लिए चाय लाती है। कुछ देर बाद जब विमला की सहेली वहां से जाती है, तब सोनिया एक बार फिर अपनी सास से सवाल करती है, माँ जी अब दूसरों के सामने अपने घर की बुराई क्यों करती है? अब खुद जानती है देवर जी भले ही बाहर रहते हैं, भले ही उन्होंने लव मैरिज की है, लेकिन फिर भी वो आपका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ बहू तो सही कह रही है, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है ना, बस इसलिए तेरे मुंह से उनके लिए इतनी तारीफें निकल रही है। जब तेरे देवर और देवरानी इस घर में आ जाएंगे ना, तब मैं तुझसे पूछूंगी कि तुझे कैसा लग रहा है। खैर अभी मुझे आराम करने दे, मैं थक गई हूँ बैठे बैठे। इतना बोलकर अब विमला अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है, लेकिन सोनिया को समझ में ही नहीं आता कि उसकी सास ऐसा क्यों कह रही है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ कब एक हफ्ता गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक हफ्ते बाद आज रुचि अपने पति और अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल आती है। उसके आते ही घर में चहल पहल हो जाती है। सभी खुश थे, लेकिन कौन जानता था कि उनकी खुशियों को बहुत जल्द नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन रुचि किचन में सपना के लिए चॉकलेट शेक बना रही थी। तभी वहाँ सोनिया आती है और रुचि से कहती है, रुचि तुम चॉकलेट शेक बना रही हो ना, तो एक काम करो, लगे हाथ बनाना शेक भी बना लो। सॉरी दीदी, मैं बनाना शेक नहीं बना सकती क्योंकि सपना को स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। अरे अभी तो टाइम है, और वैसे भी जब सपना का टाइम होता है तभी तो राहुल का भी टाइम होता है। मैं उन दोनों को गाड़ी से छोड़ाऊंगी। दीदी आप अपनी गाड़ी की अकड़ किससे दिखा रही हैं? अरे माना कि आपके पास गाड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बात बात पर अपनी गाड़ी की अकड़ दिखाती रहेंगी। रुचि ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं अपनी गाड़ी की अकड़ क्यों दिखाऊंगी? अरे वो गाड़ी भले ही मेरे पति ने ली है, लेकिन उस पे मैंने कभी अपना हक नहीं जताया। लेकिन अभी तो आप वही कर रही है ना। रुचि की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सोनिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहती है, बस रुचि बहुत हो गया, तुम तब से मुझे बोले जा रही हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही। अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी, और हाँ अगर तुम्हें नहीं बनाना तो मत बनाओ। इतना बोलकर सोनिया अब खुद ही अपना काम करती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन उन दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाइयां होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रुचि अपनी कुछ सहेलियों को बुलाती है और उनके सामने अपने पति की तारीफ करती है। यार नेहा, तुम्हें पता है मेरे पति ना मेरी सास की बहुत सेवा करते हैं, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रखती। तुम्हें पता है जब भी माँ जी या बाबूजी कुछ मांगते उसी वक्त वो उनके सामने होता है। रुचि ये बात बोल रही थी, तभी वहां पर सोनिया आती है और सोनिया को देखकर वो जानबूझकर और फेंकने लगती है। ये देखकर उस समय तो सोनिया कुछ नहीं बोलती,
लेकिन जब रुचि की सहेलियां चली जाती है तो सोनिया रुचि से कहती है, रुचि तुमने खुद को क्या समझ रखा है? अरे तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोलती रहोगी। दीदी मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जिसे सुनकर आप भड़क रही हैं? देवर जी सब करते हैं? भूलो मत, इस घर में मेरा पति सब करता है। तुम्हारा पति कमाता है और सिर्फ तुम्हें ही देता है, लेकिन मेरा पति कमाता है तो वो इस घर को चलाता है। बस दीदी, बहुत बोली आपने और बहुत सुन लिया मैंने। बहुत देर से आप अपने पति के गुणगान किए जा रही हैं, लेकिन अब नहीं। आपको बता दूं, भले ही आपका पति इस घर में खर्चा देता होगा, लेकिन मेरा पति इस घर में खर्चे के साथ माँ बाबूजी की दवाइयाँ भी संभालता है। वो दोनों आपस में लड़ रही थी कि तभी वहाँ विमला आती है और उन दोनों को फटकार लगाकर चुप करवाती है। अपनी सास की फटकार सुनने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ रुचि और सोनिया के ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसकी इतनी बड़ी दुकान अब उसके दोनों बेटे ही संभालते हैं। गुजरते समय के साथ दोनों बहुओं में लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि उसका असर अब उनके बच्चों पर भी पड़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन राहुल और सपना आपस में खेल रहे थे, तभी सपना के कमरे का एक वाज राहुल से गिर के टूट जाता है। उस वाज को टूटता देख वो गुस्से में राहुल से कहती है, तू गवार है क्या? तुझे पता भी है ये वाज कितना महंगा था? पापा मेरे लिए इस वाज को दूसरे शहर से लेकर आए थे, लेकिन तुमने इसको तोड़ दिया। मुझे ये इतना पसंद था, लेकिन अब ये टूट गया। सॉरी सपना, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से मेरा हाथ लगा और गिरकर टूट गया। चुप करो, और तुम्हें तो इसकी कीमत भी पता नहीं होगी। तुम्हें क्या, तुम्हारे पापा को भी इसकी कीमत पता नहीं होगी। ताऊ जी ने और तुमने आज से पहले इतना महंगा वाज देखा है क्या? सपना ये बात बोल रही थी, तभी वहाँ विमला आती है और जोर से एक थप्पड़ मारती है। सपना अपनी दादी से सवाल करती है, दादी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि तू भी इस घर में रहकर इस घर की बदतमीजी सीख रही है। जैसे तेरे माँ बाप आपस में बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक उसी तरह तुम दोनों की भी जुबान गंदी हो रही है। विमला का गुस्सा और उसकी ऊंची आवाज सुनकर अब सपना की माँ और राहुल की माँ यानी रुचि और सोनिया सपना के कमरे में आते हैं। माँ जी, आप सपना को इस तरह क्यों डांट रही हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों की जुबान तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं। अरे अभी इनकी उम्र क्या है जो ये तेरा मेरा कर रही हैं? पहले तुम दोनों की लड़ाई हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों इस घर में तेरा मेरा करने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों अपने पतियों को अपनी लड़ाई में लेकर आई, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम्हारी जुबान तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं। ये देखकर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। माँ जी, आप बार बार बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही है? साफ साफ बताइए क्या बात है? सोनिया की बात सुनकर विमला उन दोनों को सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद सोनिया और रुचि की आंखें शर्म से झुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? अब तुम दोनों की नजरें शर्म से क्यों झुक गई? तुम दोनों इस घर में लड़ झगड़ कर अपने बच्चों को यही तो सिखा रही थी ना कि किस तरह तेरा मेरा करना चाहिए। अरे इन दोनों की उम्र क्या है जो ये लोग माँ बाप पर जा रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर आगे चलकर इस घर का होगा क्या। दादी मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं कहूंगी जिससे आपको बुरा लगे। नहीं सपना, मैं तुझे माफ नहीं करने वाली, क्योंकि तूने बच्चों वाली गलती नहीं की। तूने वो गलती की है जो तुझे कभी नहीं करनी। और अगर आज मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू आगे जाकर दोबारा यही चीज दोहराएगी। लोग सही कहते हैं, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, पर मेरे घर में बड़ों के अंदर दिमाग ही नहीं है। वो आपस में ही इस तरह लड़ते झगड़ते हैं जैसे न जाने वो लोग एक दूसरे के अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अब जब बड़े ऐसे लड़ रहे हैं तो बच्चे तो ये देखकर सीखेंगे ही ना। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग आपस की लड़ाई में ये भूल गए थे कि हमारे घर में बच्चे भी हैं, वो हमारी लड़ाइयों को देख रहे हैं। हाँ माँ जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आगे से कभी तेरा मेरा नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा हर घर में है, लेकिन हम कभी भी बच्चों के सामने नहीं लड़ेंगे। सोनिया और रुचि अपनी सास से माफी मांगती है, लेकिन उन दोनों की सास उन्हें माफ नहीं करती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर एक बार फिर सोनिया और रुचि अपनी सास के पास जाती हैं और उससे वादा करती है कि वो इस घर में आराम से रहेंगी, कभी लड़ाई नहीं करेंगे। उनका ये वादा सुनकर विमला उन्हें माफ तो कर देती है, लेकिन उन्हें एक वार्निंग देकर, जिसके बाद सोनिया और रुचि आपस में लड़ती तो थी लेकिन अकेले में। औरत या तो चालाक होती है या ताकतवर,
लेकिन क्या हो जब घर में एक चालाक सास और ताकतवर बहू हो तो जीत किसकी होती है, ताकत की या चालाकी की? देख सुंदरी, साफ साफ बोल देता हूँ, बहू से पंगा ना लेना, बहुत ताकत है। सुना है ब्लैक बेल्ट है। हाँ तो होगी मेरी ज्योति से, सास सास होती है, फिर बहू कोई ना क्यों हो। देख वो तो तू ठीक कह रही है, लेकिन बहू ने पहलवानी में कई मेडल जीते हैं, तो डोले शोले देख कर बात करना। डरा रहे हो? अरे डरे तो ना हम कलेक्टर से हैं और ना ही तहसीलदार से। आ जाए देख लेंगे। साथ रहना है तो सासू को सास कहना भी होगा और मानना भी होगा, नहीं तो। पति बीवी को कैसे समझाए कि बहू एक हाथ मारकर बंधा गिरा देती है, सास वाला भूत उतार ही दे तो अच्छा है। खैर शादी हो जाती है। शादी के बाद सास के सामने ही बहू की सहेली आ जाती है। हाय हाय आंटी जी, आप तो दीपा की सास लगी नहीं रही हो, ना शरीर में मांस ना हड्डी। अरे कैसे रहोगे दीपा के साथ? ओए, मेरी सास को कुछ कहने की जरूरत ना है, ठीक से रहेगी तो प्यार से रहेगी, नहीं तो कहाँ रहेगी भगवान भी ना जाने। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस बैल बुद्धि को वो ताकत से नहीं, सही दिमाग से गुलाम बना कर रखेगी। ना जी ना, हम पागल थोड़ी ना है जो पहलवान बहू के साथ पंगे लें हैं। अरे कल को हम ही को उठाकर फेंक दे तो। सुना है पहलवानों के माँ बाप का दिमाग भी घुटनों में ही होता है। अगर इसकी माँ ने इसे बताया ही ना हो कि सास क्या होती है तो तभी तो ऐसे बोल रही है। दीपा को सास की बात समझ में नहीं आती, लेकिन दीपा की सहेली समझ जाती है कि सास को दिमाग से खेलना आता है। अभी वो दीपा को कुछ भड़काती कि तुरंत दीपा बोल पड़ती है। अले मम्मी जी कैसी बात कर दी? अरे कतई हमारे माँ बाप का दिमाग घुटना में ना है। हमारी मम्मी ने तो बोला था कि सास को खुश रखना। अब तभी हम बोले कि आप खुश तो हम खुश। बाकी माँ ने क्या सिखाया वो तो मेरी रसोई देखकर ही पता चलेगा ना। हाँ हाँ, वो तो मैं तब देखूंगी ना, जब ये तेरी सहेली यहाँ से जाएगी तो किचन में लगेगी अपनी माँ की बात सुनकर। क्या? सहेली दीपा को इशारे से समझाती है कि उसकी सास माँ बाप का नाम लेकर उसे भड़का कर काम करवा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। अब दीपा भी ये दिखाने के लिए कि उसके माँ बाप ने काम करना सिखाया है, रसोई का सारा काम करती है। सारा खाना बनाकर सास के सामने रखती है और फिर, सुन रहे हैं जी, बहू ने खाना बनाया है, आ जाओ। क्या बात है, बहू ने खाना बना दिया? इसके बाप ने तो बोला था कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, काम वाली रख लेना। ससुर खाने की टेबल पर बैठता है, वो सारा खाना देखता है और अरे अरे क्या बात है बहू, तूने खाना बनाया? बहू को ससुर की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ना जी, वो पड़ोस की गीता आई थी ना। हाय रे, पड़ोसन गीता का नाम सुनकर ससुर की तो मानो पंख ही लग जाते हैं। अच्छा जी, क्या बात है। वो कब आई? उसकी तो खुशबू से ही मुझे पता चल जाता है कि वो आई है। अरे बस करो, जरूरी नहीं बहू को भी ये बताना कि गीता के साथ तुम्हारी रामायण चल रही है। खाना ठूसो और कमरे में जाओ। माँ जी, कोई ना, पूरा गांव जानता है कि आप लोमड़ी की तरह चालाक हो, तो ससुर जी को गीता आंटी पसंद है। अच्छा, पता तो पूरे गांव को भी है कि तू पहलवान है, तो क्या सारे गांव वाले दरोगा बना देंगे तुझे? काम बोल बहू, अरे कमरे में जा, खाना बेटे के साथ ही खा। वो क्या है ना, हमारे घर में पति के बिना खाना खाने का रिवाज नहीं है। पति धीरे से बीवी को कहता है, क्या कर रही हो? डोले देखो उसके, एक बार मारेगी ना सारे दांत टूट जाएंगे। अरे वो तो पहले ही नकली है, कोई ना। लेकिन कोई कैसे ना, बहू को तो सास की बात बुरी लगती है। वो सास के सामने ही खाने की थाली उठाकर किचन में रख देती है। अब तो तुम्हें भी खाना बेटे के आने पर ही मिलेगा। और हाँ ससुर जी, किचन में मैंने ताला लगा दिया है, किसी की हिम्मत हो तो कमरे से आकर ले जाए। हाय रे, मेरा खाना छुपा कर चले गए। अरे रो मत, तू मेरा खा ले। बोला था ना बहू से संभल कर बात किया कर। ये वैसी वाली बहू नहीं कि सर पर पल्ला रखकर मम्मी जी करती रहे। देख लेना हरकत। बड़ा घमंड था तेरी चालाकी पर।
अब देख, हिम्मत है तो जाकर बहू के पास से चाबी लेकर खाना खा कर दिखा मुझे। देखो जी, चैलेंज तो करो ही ना। कर तो मैं ऐसा दूंगी कि बहू खाना खुद लाकर मेरे सामने रखेगी, लेकिन रहने दो, फिर किसी दिन इसका बदला। भरपाई तो बहू को करनी ही होगी, वो अभी जल्दी ही। सास बहू के बीच की तानातानी निकल पड़ती है। कभी सास बातों के फेरे में बहू को घुमाकर काम करवाती, तो कभी बहू सास को अपनी ताकत से डराकर शांत कर देती। लड़ाई बहुत अजीब थी, लेकिन थी तो लड़ाई ही। किसी न किसी की हार या जीत का होना तय था। फिर एक दिन, माँ जी, घर का सारा काम मैं करती हूँ, आप बस बैठे बैठे ऑर्डर देती हैं। मेरे हाथ पैर सब थक जाते हैं, तो मैंने सोच लिया है कि मैं अब से काम नहीं करूंगी। काम आप करेंगी, मैं ऑर्डर दूंगी। वैसे तो बेटा ऐसा होता नहीं कि कोई बहू सास को ऑर्डर दे, लेकिन तू चाहती है तो ऐसा कर लेते हैं कि घर का काम करने के लिए नौकरानी रख लेते हैं। क्या है ना, मैं तेरी तरह ताकतवर तो हूँ नहीं। हाँ हाँ, जो मर्जी है करना है करो, मैं चली सो। बहू चली जाती है। बहू की जाने के बाद, क्या बात है, घर में नौकरानी रखने की बात कर रही हो, वो भी तुम? सारा जीवन एक झाड़ू पोछे वाली नहीं रखी, एक एक पैसा बचाया, अब ऐसी बात कर रही हो? जिस औरत ने 200 रुपए की झाड़ू वाली नहीं रखी, वो बहू के आ जाने के बाद 6000 की काम वाली रख ले। होता है क्या ऐसे? काम तो घर में होगा और वो करेगी मेरी बहू ही। लेकिन जिस तेवर में बात कर रही थी ना, लग नहीं रहा कि अब वो घर का काम करेगी। आप ना बस करिए, मुझे तो जानती ही हैं, फिर भी बोल रहे हैं। अरे वो शेरनी है तो मैं भी तो लोमड़ी हूँ, लोमड़ी। अगले रोज एक नौकरानी आ जाती है। क्या बात है माँ जी, सुबह सुबह नौकरानी के दर्शन। ए, जरा चाय दे जाना कमरे में। बहू चली जाती है कि नौकरानी, भाभी जी जरा बता तो दो किचन में आकर कि चाय की पत्ती कहाँ है। अब हाँ, आ रही हूँ। बहू जरा उसे बता दे कि हम लोगों के घर में कैसी चाय पी जाती है। और हाँ, बहू गांव की है ना, तो शायद गैस जलाना भी आता नहीं होगा उसे। बहू किचन में कामवाली के साथ लग जाती है। कभी उसे चाय बनाना सिखा रही है तो कभी सब्जी। दोपहर तक तो बहू की हालत खराब हो जाती है। माँ जी, कैसी नौकरानी रखी है, इसे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, पर बहू क्या करे, तू काम कर नहीं सकती और मेरी उम्र काम की नहीं रही। अब रोटी पानी तो खाना ही है ना बहू। हाँ माँ जी, पर कुछ तो आना चाहिए ना। अरे बहू, कोई बात नहीं, साफ सुथरी सुंदर ऐसी वाली कोई मिलती भी तो नहीं है जल्दी से। बहू क्या करती, सास की बात सुनकर कमरे में चली जाती है। किसी तरह अगली सुबह बहू वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि पति कामवाली को पीछे से पकड़ रखा है। ये क्या कर रहे हो? पति बीवी के सामने देखकर घबरा जाता है। अरे तुम यहाँ, फिर ये कौन है तुम्हारी साड़ी में? भैया जी, ये तो हम है। तुमने मेरी साड़ी क्यों पहनी है? कहाँ से आई ये साड़ी? वो क्या है ना, माँ जी ने दिया था पहनने के लिए। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? वो माँ जी ने कहा था कि चाय दे दूं आपको देर हो रही ना ऑफिस के लिए। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है, और वैसे भी इस बार तो मामला पति का था तो वो कहाँ शांत होती। सास के पास जाती है। माँ जी, पता है आज क्या हुआ हमारे कमरे में? क्या बहू, माना तेरी माँ नहीं हूँ, सास हूँ, लेकिन तेरे पति की तो माँ हूँ। अब तो क्या कमरे की बातें भी मुझसे करेगी? ना ना ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। बहू को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहती तभी वहाँ बेटा आ जाता है। बेटा, जरा वो 10,000 देना। 10,000? क्यों माँ, क्या हो गया? अरे बेटा, काम वाले को सैलरी देनी होगी ना। 2 दिन के 10,000 क्यों? अब बहू कहाँ किसी को आजकल भरोसा है, एडवांस में पैसे लेते हैं आजकल। वैसे बनते तो 12,000 है, लेकिन मैंने इतनी बना कर रखी है कि 2,000 का डिस्काउंट मिल गया है। माँ जी, ये पैसे आप मुझे दे दीजिए और इसे जल्द से जल्द भगाइए। काम मैं कर लूंगी, वैसे भी इसे सारा काम समझाना पड़ता है। और फिर आज तो कमरे में
अरे बस बहू बस, क्या बार बार कमरे में है। नाना मुझे शर्म आती है। अच्छा कमला, तू ना कल से मत आना। जा बहू जरा चाय बना कर लाना बेटा। बहू लग जाती है काम पर, सारी होशियारी साइड पर। सास मस्त बहू पस्त। यादव परिवार, जहां रमा अपने बेटे सूरज और पति मोहन के साथ रहा करती थी। सूरज एक डॉक्टर था। अब रमा चाहती थी कि सूरज की शादी हो जाए। अजय सुनते हो, हमारा बेटा अब डॉक्टर बन गया है। जल्दी से लड़की देखकर इसकी शादी कर दो तो मैं भी एक जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊं। भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन पहले अपने बेटे से पूछ तो लो, कहीं उसने कोई लड़की पसंद कर रखी हो। हाय राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लव मैरिज वाली लड़कियां ना सास ससुर की इज्जत नहीं करती। तभी सूरज वहां आता है। सूरज बेटा देख, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो अभी से बता दे, हम उसी से तेरी शादी करा देंगे। नहीं माँ, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे भी पसंद है। बस वो आपकी इज्जत करे, मेरे परिवार को अपना समझे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर सूरज अपने काम के लिए चला जाता है और रमा उसके लिए एक लड़की पसंद भी कर लेती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी फिक्स करने के लिए रमा अपनी समधन के घर जाती है। ये लीजिए कमला जी, अब आपकी बेटी हमारी हो गई। जी रमा जी। अब तो बस आप जल्दी से पंडित जी को बुलाकर शादी का दिन निकलवा दीजिए, ताकि हम बारात लेकर आए और आपकी पायल को अपने घर ले जाए। जी जी, जैसा आप कहें। तो बहन जी अब हम चलते हैं। ये कहकर लड़के वाले जाने लगते हैं। तभी पायल भी बाहर आती है। माँ जी चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। अरे वाह, मेरी बहू कितनी अच्छी है। नहीं नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, तुम्हारी मम्मी जा तो रही है। इसके बाद कमला रमा को बाहर तक छोड़ने जाती है। तभी रमा कहती है, समधन जी, आपकी बेटी पायल तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हम दहेज वगैरह नहीं ले रहे, लेकिन आप हमारे बारातियों का ध्यान रखना, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अरे भैया, आपका दामाद पहली बार आपके घर आया था ना, तो आपने उसे कुछ दिया ना रिश्तेदारों को। चलो कोई नहीं, ये पहली बार था, लेकिन अगली बार ना हो। रिश्तेदारी निभाना सीख लीजिएगा आप तब तक। जी जैसा आप कहें, मैं ध्यान रखूंगी कि आज के बाद ऐसा ना हो। अरे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बेटी की माँ हो। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है। रमा की कड़वी बातें कमला की बहन भी सुन लेती है। कमला, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? और पायल को भी तो बताओ उसकी सास कैसी है। नहीं नहीं दीदी, आखिर हूँ तो मैं बेटी की माँ ना, तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। और पायल को ये सब बता कर दुखी क्यों करना? उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से हो रही है, यही काफ़ी है मेरे लिए। मेरी बेटी की खुशी के लिए थोड़ा तो झुक ही सकती हूँ। कमला अपने मन के दुख के बारे में पायल को कुछ नहीं बताती और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी में लग जाती है। कुछ दिन बाद शादी वाला दिन भी आ जाता है। सूरज बेटा देख, मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की पसंद की है। हाँ माँ, पायल तो सच में बहुत समझदार और अच्छी है। अरे होगी ही ना, बहू किसकी है? अरे भाग्यवान, कहावत तो सही बोलो, आखिर बेटी किसकी है? माँ के संस्कार है पायल में। अच्छा, कहा के संस्कार? बारातियों का स्वागत कैसे करते हैं ये तक उनको आता नहीं। मैंने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि हमें आपकी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बारातियों का स्वागत देखो कैसे किया है। और संस्कार की बात कर रहे हो आप? अरे माँ कोई बात नहीं, वो अकेली है करने वाली, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, भूल जाओ ना। ठीक है कहा बेटा। रमा, अब गुस्सा करना छोड़ दो। लेकिन रमा का गुस्सा तो काफी बढ़ चुका था, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो कमला को कुछ सुना पाए। शादी के फेरे चल रहे थे, तभी कमला दौड़ भाग से काफी थक जाती है। तो सुनीता कहती है, कमला ये ले थोड़ा पानी पी ले, कब से भाग रही है? अरे नहीं दीदी, अभी नहीं, बेटी की शादी है तो भागना तो पड़ेगा ना। अरे सुबह से ना तूने कुछ खाया है ना पिया है, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। चल थोड़ा पानी पी ले पहले। सुनीता के काफी कहने के बाद कमला पानी पीने के लिए जैसे ही ग्लास उठाती है कि रमा वहां आ जाती है और कमला का हाथ पकड़कर कहती है, अरे वाह, ये तो देखो 56 पकवान चल रहा है।
नहीं नहीं समधन जी, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, पहले आप अच्छे से खाना खा लो, बाराती खाए ना खाए क्या फर्क पड़ता है? क्या सुनीता जी, ठीक कहा ना मैंने? समधन जी बात क्या है, आप इतना गुस्सा क्यों है? अरे गुस्सा क्यों हूँ ये भी मैं बताऊं? चलो दिखाती हूँ। रमा कमला का हाथ पकड़कर उसे खाना बनाने वाली जगह पर लेकर गई। ये देखो, हमारे खाने से पहले ही आपका खाना खत्म हो गया है। ये देखो, अब बाराती क्या खाना खाएंगे? तुम लोगों के घर शादी करके तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूँ। अब क्या होगा, पूरी रिश्तेदारी में थू थू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, आप रुकिए मैं देखती हूँ। कमला जाकर देखती है तो खाना गर्म होने के लिए गया हुआ था, इसलिए वहां पर नहीं था। समधन जी खाना तो बहुत है, बारातियों को गरम खाना देने के लिए बस वो लोग लेकर गए थे। हाँ तो पहले बताती ना आप। चलो कम से कम कुछ काम तो ठीक से किया आपने। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है। कमला, ये कितना कुछ बोल गई, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ये तो बस मौका देखती है तुम्हें नीचा दिखाने का। अरे दीदी जाने दो ना, लड़की की माँ हूँ मैं, सुनना तो पड़ेगा ही। और इन्हीं सब में पायल की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पायल अपने ससुराल आ जाती है और सभी लोग अच्छे से रहने लगते हैं। एक दिन रमा फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ बहन, हो गई बेटे की शादी, बहुत मेहनत हो जाती है। और बहू कैसी है? अरे बहू तो बहुत अच्छी है मेरी, कभी आ घर पर मिलवाती हूँ। पता है कल मैं ना सोने की झुमकी लेकर आई, वही पहन कर आऊंगी तेरे यहाँ। हाँ ठीक है, काश मैं सोने के कड़े खरीद पाती। अगर बेटे की शादी नहीं की होती ना तो मेरे भी हाथों में अभी सोने के कड़े होते हैं। ये सब पायल सुन लेती है और शाम में सूरज के आने के बाद उसे सब बताती है। अच्छा किया पायल, तुमने मुझे बता दिया। मैं अभी जाकर माँ के लिए सोने के कड़े ले लूँगा। वैसे भी माँ कितना कुछ करती है मेरे लिए, इतना तो हक बनता है उनका। जी सही कहा आपने। पायल की बात सुनकर सूरज कड़े लेकर आता है और अपनी माँ को देता है। अरे वाह बेटा, ये तो मेरे लिए लेकर आया। बेटा हो तो ऐसा हो। माँ ये सब पायल ने ही मुझे बताया था, कितनी अच्छी है ना वो। हाँ बहू भी तो मेरी ही है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन पायल को मायके ले जाने के लिए कमला रमा के घर आती है। आइए आइए समधन जी आइए। जी वो पायल को घर ले जाना था। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए, बस ध्यान रखिएगा हमारी बहू का, जैसा ले जाओ वैसे ही छोड़ भी जाना। तभी वहाँ पायल और सूरज भी आ जाते हैं। मम्मी जी आप आ गए, आइए बैठिए ना। पायल, मम्मी जी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। सूरज कमला की आवभगत करता है और फिर सूरज कमला को अपने कमरे में लेकर जाता है। मम्मी जी ये पायल और मेरा कमरा है, आप यहीं बैठिए, पायल बस आती होगी। ये कहकर सूरज अंदर वॉशरूम में चला जाता है। अरे बहन आप यहाँ हैं? बेटी के कमरे में बैठी हैं आप? जी वो दामाद जी ले आए। अरे मेरा बेटा तो है ही भोला। वैसे देखिए बहन जी, मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताऊं, ऐसे किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए। कल को बहू का कोई सामान चोरी हो गया तो सब तो यही कहेंगे ना, बहू की माँ आ गई थी कमरे में। आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना? अच्छा है कि आप बाहर ही बैठ जाओ। जी जैसा आप कहें। ये कहकर रमा वहाँ से चली जाती है और कमला भी कमरे से चली जाती है। पर ये सारी बात सूरज सुन चुका था। सूरज पायल के पास जाकर उसे ये सारी बात बताता है। क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था कि मेरी माँ तुम्हारी माँ को ऐसा कुछ बोलती है? नहीं तो मम्मी ने तो कभी ऐसा नहीं बताया। चलो मम्मी जी से पूछ लेते हैं। दोनों कमला के पास आते हैं। मम्मी जी, आपको मेरी माँ ने इतना कुछ बोल दिया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अरे बेटा ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है, और वैसे भी मैं क्या ही बोलूं, मैं तो हूँ लड़की की माँ ना। नहीं, ये आपके बेटे का घर भी है और मेरे होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा। तभी सूरज अपनी माँ रमा के पास जाता है। माँ, आपने पायल की मम्मी को बाहर बैठने को क्यों कहा? वो उनकी बेटी का कमरा था, उस पे उनका भी हक है। और अगर आपको लगता है कि आप उनको कुछ भी बोल दोगे क्योंकि वो पायल की माँ है तो ये गलत है, क्योंकि वो मेरी भी माँ है और मेरी माँ को कोई गलत बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। और जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं वहाँ मैं भी नहीं रहूँगा। चलो पायल यहाँ से। ये बोलकर सूरज कमला के साथ जाने लगता है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं लड़के की माँ होने के घमंड में चूर हो गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए कमला जी। बहन जी माफ़ी मत मांगी,
मेरी पायल आपकी है और आपका सूरज मेरा है। दोनों बच्चे बस अच्छे से रहे, मैं यही चाहती हूँ। रमा का घमंड टूट जाता है और पूरा परिवार अच्छे से रहने लगता है। अरे विशाल, ये बहू गार्डन से आई या नहीं आई? नहीं माँ, अब 21 पंखुड़ियों वाला गुलाब मिलना इतना आसान भी तो नहीं है ना। अरे क्या जरूरत थी उसे ऐसी अजीबोगरीब मन्नत मांगने की। 21 पंखुड़ी वाला गुलाब मंदिर में मैं चढ़ाऊंगी। पर माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो इसीलिए तो उसने ऐसी मन्नत मांगी थी। हाँ बेटा, वो तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ वायरल बुखार था, 3 दिन में वैसे भी ठीक हो जाता। अब ये मन्नत के चक्कर में 7 दिन से रोज 3 घंटे बर्बाद कर रही है वो। लो, आ गई राधिका। हो गई मन्नत पूरी? मिल गया 21 पंखुड़ी वाला गुलाब? अरे गुलाब तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर क्या माँ जी, मैंने टूटे सिंग वाली गाय को ब्रेड बटर खिलाने की मन्नत मांगी, तब जाकर मिला 21 पंखुड़ी का गुलाब। हे भगवान, फिर नहीं मन्नत। राधिका की आदत थी हर छोटी मोटी बात पर मन्नत मांगने की। वो अपने या अपने परिवार पर आई जरा सी मुसीबत पर अजीब अजीब मन्नतें मांग लेती थी, जिसे पूरा करने के चक्कर में पूरा परिवार परेशान होते रहता। माँ, ये उबली हुई लौकी और कच्चा करेला मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अरे मैं क्या करूं बेटा, तेरी बीवी ने मन्नत मांग रखी है तो तुझे पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन माँ, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे ना ना बच्चे, ये ले, मैं ना थोड़ा अचार लाई हूँ, उससे थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा। हाँ माँ, जल्दी दो, कहीं राधिका सुन ना ले। रुक जाओ, खबरदार, जो ये अचार खाया तो क्यों खा रहे थे? अरे नहीं, मैं तो बस। बहाने मत बनाइए। और माँ जी, आप भी इनका साथ दे रही हो मन्नत तोड़ने में। इनके लिए ही तो मैंने मन्नत ली थी कि अगर आपका प्रमोशन हो गया तो आप 1 महीने सिर्फ उबली और कच्ची सब्जियां खाएंगे। और देखो, हो गया ना प्रमोशन, तो अब मन्नत तो निभानी पड़ेगी ना। लेकिन मेरा प्रमोशन तो होने ही वाला था। होने वाला तो 2 साल से था, लेकिन हुआ इस साल, वो भी मेरी मन्नत के कारण। अब चुपचाप ये उबली लौकी खा लो। हेलो, हाँ, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाभी। आप भैया का ध्यान रखो, मैं विशाल और बहू को खुशखबरी देती हूँ और हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। हाँ, अरे विशाल, राधिका, तुम्हारे मामा जी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मुझे तो पता ही था कि मामा जी ठीक हो ही जाएंगे। वो कैसे? मैंने मन्नत जो मांगी थी। कौन सी मन्नत ले ली है बहू इस बार? मैंने मन्नत ली थी कि जब मामा जी ठीक हो जाएंगे तो यमराज को खुश करने के लिए 1 महीने तक आप यमराज जैसा सींग वाला मुकुट और बड़ी बड़ी मूछें लगाकर रोज मंदिर जाएंगी। अच्छा किया ना माँ जी मैंने? अरे माँ जी गई भाड़ में, ये क्या अनाप शनाप मन्नत मांगती रहती है। अरे मैं कैसे लगूंगी ऐसे बाजार में घूमती हुई है? नहीं, ऐसे तो लोग मुझे पागल समझेंगे बहू। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए ना, यमराज को गुस्सा आ गया तो? ठीक है, बस एक बात कहूँ, शुक्र मनाओ माँ कि इसने ये मन्नत नहीं मांगी कि तुम यमराज की तरह काले भैंसे पर बैठ कर जाओगी। अरे चुप कर नालायक। लाओ सिंह और मेरी मूछे। राधिका की मन्नतों ने घर वालों की नाक में दम कर दिया था। कभी वो खुद कोई अजीब मन्नत पूरी करती तो कभी घर वालों से करवाती। चलिए जल्दी से अपना शर्ट निकालिए। अरे ये क्या कर रही हो? माँ आती ही होगी और मुझे ऑफिस भी जाना है। अभी कपड़े क्यों निकालूं? आप भूल गए, आपका टेढ़ा बॉस सीधा हो जाए, इसलिए मैंने मन्नत रखी थी कि आप उल्टा शर्ट पहन के ऑफिस जाएंगे। उल्टा शर्ट पहन के गया तो बॉस मुझे सीधा नौकरी से निकाल कर घर भेज देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, वैसा करिए आप बस। तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं, माँ ही समझाएंगी तुम्हें। कहाँ है वो? माँ, माँ। माँ जी अपने कमर दर्द की मन्नत पूरी करने गार्डन गई हैं। लंगड़ी टांग से 11 पीपल ढूंढकर उन्हें जल चढ़ाने।
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कमर का दर्द ठीक हुआ तो घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा मेरी माँ को। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा। चलो अब तुम उल्टा शर्ट पहन के ऑफिस जाओ। मुझे मेरी बहन की शादी की मन्नत पूरी करने के लिए पीली गाय को केले खिलाने हैं। अरे बेवकूफ औरत, पीली गाय भी कहीं होती है भला? इसीलिए तो हल्दी घोली है। पहले गाय को हल्दी लगाऊंगी, फिर उसे केले खिलाऊंगी। तुम्हारी इन उल्टी सीधी मन्नतों से मेरा और माँ का जीना हराम हो गया है। कम से कम उस बेचारी गाय को तो बख्श दो। पानी अब सर के ऊपर बहने लगा था। माँ जी और विशाल दोनों अब राधिका की मन्नतों से तंग आ गए थे। विशाल, तू कुछ भी करके बहू को समझा, वरना मैं कह देती हूँ मैं वापस गांव चली जाऊंगी। अरे कैसे समझाऊं माँ? राधिका तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और तुम भी मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। पता नहीं तुम्हें वापस बुलाने के लिए वो क्या क्या मन्नत मांगेगी। अरे तो क्या करे, इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए अब हमें भी मन्नत मांगनी पड़ेगी। क्या? कैसी मन्नत? जरा कान तो इधर लाओ माँ। हाँ, इससे काम हो सकता है। अरे राधिका, तुम्हें पता है ना, विशाल की मौसी यानी मेरी बहन मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। हाँ माँ जी, वो तो 1 साल से आपसे रूठी है। इसीलिए मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो मुझसे बात कर लेगी तो मेरी बहू 1 हफ्ते का मौन व्रत रखेगी। और देखो अभी उसका फोन भी आ गया है। लेकिन अरे नहीं बहू, कुछ मत बोल। तुझे अभी से मौन व्रत शुरू करना है। अब 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं बोलेगी तू, है? कुछ भी नहीं। माँ, राधिका, अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? वो मेरी कार की चाबी 3 दिन से नहीं मिल रही थी ना, तो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर कोई चाबी मिल गई तो राधिका पूरा दिन धूप में गरबा खेलेगी। राधिका, तुम मेरी मन्नत पूरी करोगी ना? राधिका चुपचाप दिखती रहती है। अरे कुछ बोलो भी। अरे उसे बोलने को मत बोल बेटा, वो मौन व्रत पर है। और क्यों नहीं खेलेगी गरबा? बहू से अच्छा कौन जानता है कि मन्नत पूरी करना कितना जरूरी है। तो ध्यान रखना राधिका, तुम्हें धूप में गरबा खेलना है, हैं? बेचारी राधिका मन्नत को लेकर इतनी सीरियस थी कि धूप में गरबा खेलने छत पर चली गई। और वो कुछ बोलती भी कैसे? मौन व्रत की मन्नत जो थी। शाम को बेचारी थक हार के नीचे आई। उसे तेज भूख लगी थी तो खाना खाने बैठ गई। तभी माँ जी वहां गई। अरे बहू, ये क्या गजब कर दिया, खाना खाकर मन्नत तोड़ दी। राधिका इशारे में पूछती है। अरे विशाल ने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे और मन्नत मांगी थी कि उसमें फायदा हुआ तो तुम 3 दिन उपवास रखोगी। अरे तुमने तो मन्नत ही तोड़ दी। अब विशाल को नुकसान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं माँ, हो गया। मेरा सारा पैसा डूब गया। अरे रे, अब क्या होगा बेटा? अब क्या? इस मन्नत की भूल सुधारने के लिए राधिका को एक नई मन्नत लेनी पड़ेगी। सर पे मटकी रखकर 7 दिनों तक आंखों पर पट्टी बांधकर घूमना होगा, तब जाके मेरे सारे नुकसान भरपाई होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नुकसान मेरे गहने बेच के पूरा कर लो, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली। अरे बहू, ये क्या किया? मौन व्रत भी तोड़ दिया। अब मेरी मन्नत का क्या होगा? अरे भाड़ में जाए ऐसी मन्नतें। ऐसी उल्टी सीधी मन्नतें भी भला कोई लेता है क्या? और आपको मेरे लिए कोई मन्नत लेने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। अच्छा, तुम पूछती हो क्या माँ या मुझसे जब हमारे नाम पर कोई मन्नत लेती हो? और तुमने भी तो कैसे कैसे मन्नतें ली थी। लेकिन मैं तो सभी की भलाई के लिए कर रही थी ना, और फायदा भी तो हुआ ना। मुझे पता है कि तू सबकी भलाई चाह रही थी, लेकिन बेटा होता वही है जो लिखा होता है। वो सब हुआ क्योंकि वो होना था। इंसान का काम सिर्फ अच्छे काम करना है और फल भगवान पर छोड़ देना। ऐसी मन्नतें सिर्फ परेशानी ही बढ़ा सकती है। अच्छा काम करो और ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सबका अच्छा करेंगे। हाँ माँ जी, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। मैंने आप दोनों को और खुद को बहुत परेशान किया। सॉरी, लेकिन मुझसे और मन्नतें पूरी नहीं की जाएगी।
तुम्हें करनी भी नहीं है। ये सब तो माँ और मेरी चाल थी, तुम्हारी मन्नतों की आदत छुड़वाने के लिए। तो मैं आज एक और मन्नत ले लेती हूँ। नहीं। अरे घबराइए मत, मैं तो कभी उल्टी सीधी मन्नतें ना लेने की मन्नत ले रही हूँ। नंदिनी बहू, सीमा बहू, अरे तुमने घर में अब तक काम नहीं किया? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बुआ जी आने वाली है और उन्हें ये गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। माँ जी हम काम तो कर रहे हैं, बस होने ही वाला है। आज सुमित्रा के घर में अच्छे से साफ सफाई हो रही थी, क्योंकि सुमित्रा की दूर की ननद उनके घर कुछ दिन रहने जो आने वाली थी। लेकिन ये बुआ जी थी कौन, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दीदी आखिर कौन सी बुआ जी हमारे घर आ रही हैं? अरे पता नहीं सीमा कौन सी बुआ जी आ रही हैं। मुझे तो इस घर में आए हुए 7 साल हो गए, लेकिन इन बुआ जी को तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सीमा और नंदिनी आपस में बात कर रही थी, तभी उन दोनों की ये बात सुनते हुए सुमित्रा उनके पास आती है। बहू तू भले ही 7 साल से इस घर में रह रही है, लेकिन तू दीदी को नहीं जानती, क्योंकि वो यहाँ रहती नहीं और वो बहुत कम आती है यहाँ। इसलिए अपना मुंह मत चलाओ और चुपचाप काम पर लग जाओ, समझी? इतना बोलने के बाद सुमित्रा वहां से चली जाती है। सीमा और नंदिनी काम में लग जाती हैं। कुछ घंटे बाद सुमित्रा की ननद कुंती उनके घर आती है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा किधर हो? आखिरकार मैं इतने सालों बाद अपने घर में आ ही गई। कुंती को देख मानो सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी खुशी कुंती के पास जाती है। अरे दीदी तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अरे आती कैसे नहीं, आखिर मेरे घर में मेरी 2 बहुएं जो आ गई और मैंने उन्हें अब तक देखा भी नहीं। कहाँ है मेरी दोनों बहुएं? जरा मैं भी तो देखूं मेरी दोनों बहुएं दिखती कैसी हैं। अरे आप चिंता क्यों करती है, मैं अभी आपकी दोनों बहुओं को आवाज लगाती हूँ। नंदिनी, सीमा, देखो तुम्हारी बुआ सास आई है, जल्दी आओ और अपनी बुआ सास का आशीर्वाद ले लो। अपनी सास की आवाज सुनकर नंदिनी और सीमा हॉल में आती है और कुंती के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। हाय मेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर है। सच में सुमित्रा, तुझे तो बहू के रूप में देवी मिली है, देवी। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, बैठने के लिए भी नहीं कहोगी क्या मुझे? अरे क्यों नहीं, बैठिए बैठिए आप। अरे बहू तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ जाकर अपनी बुआ के लिए चाय लेकर आओ, जाओ। अपनी सास की बात सुनने के बाद दोनों किचन में जाती हैं और अपनी बुआ सास के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर उनके सामने ले आती है। जैसे ही कुंती चाय की पहली सिप मुंह में डालती है, वैसे ही मुंह बनाते कहती है, हे भगवान, ये चाय बनाई है या जहर? सुमित्रा जरा पी कर देख तो चाय कितनी मीठी बना रखी है। राम राम राम, अगर मैं इतनी मीठी चाय पीऊंगी ना तो परलोक सिधार जाऊंगी। माफ करना बुआ जी, लेकिन हमने चाय मीठी नहीं बनाई, हमने चाय वैसे ही बनाई है जैसे घर में सब पीते हैं। सच में मेरे जाते ही इस घर में सब लोगों ने मीठा मीठा कर दिया है। सुमित्रा, तुझे पता नहीं क्या कि मुझे शुगर है? अगर मैं इतनी मीठी चाय पीऊंगी तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा। अब माफ़ करना दीदी, लेकिन ये बात ना मेरी बहू को नहीं पता थी। आइंदा वो इस बात का ध्यान रखेंगी, वो आपके लिए फीकी चाय ही बनाएगी। सही कह रही हूँ ना मैं? जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग बुआ जी के लिए ना अलग से चाय बना दिया करेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो छोटी सी बात है। अब बहू ने बोल दिया कि आगे से ध्यान रखेगी तो रखेगी। वैसे फिलहाल ना मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बहू जरा कमर तो दबा दे। जी बुआ जी, मैं अभी आपकी कमर दबा देती हूँ। इतना बोलकर सीमा कुंती की कमर दबाने लगती है, लेकिन तभी एक बार फिर कुंती सीमा का हाथ हटाते हुए सीमा से कहती है, सच में बहू तुझे कुछ नहीं आता। सुमित्रा, तू अपने घर में सुंदर बहू तो लेकर आ गई, लेकिन उनके काम एक भी सुंदर नहीं। अरे कमर दबा रही है या मेरी कमर को सहला रही है, पता ही नहीं चल रहा कि मेरी कमर दब रही है। तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? लेकिन बुआ जी, मैं तो सही से कमर दबा रही हूँ। कमर तो सही से दबा रही है, लेकिन मजा ही नहीं आ रहा, क्योंकि तू जान लगाकर मेरी कमर नहीं दबा रही। छोड़, मैं खुद ही अपनी कमर की मसाज कर लूंगी। बस मुझे मेरे कमरे तक ले जा। कुंती की ऐसी बात सुनने के बाद सीमा को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि कुंती कई सालों बाद घर आई थी। कुछ ही देर में रात हो जाती है। सभी लोग रात का खाना खा रहे थे, तभी कुंती खाना खाने के बाद कहती है,
सुमित्रा, बहू के हाथ में स्वाद नहीं है। खाना तो इतना सारा बना दिया लेकिन टेस्ट एक भी खाने में नहीं। बिल्कुल मज़ा नहीं है खाने में। तुझे पता है मेरी जो बहू है ना, उसके हाथ की अगर तू रोटी खा लेगी तो तू खाना खाना भूल जाएगी, क्योंकि उसके हाथ की रोटियां गोल गोल छोटी छोटी एकदम बढ़िया रहती हैं। और सब्जी, आहा, क्या स्वाद रहता है उसकी सब्जी में। कुंती की ऐसी बातें सुनने के बाद सीमा और नंदिनी को बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी बुआ सास को कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो दोनों ही मजबूर थी। लेकिन कुंती की ऐसी बात सुनने के बाद सीमा नंदिनी से बुदबुदाते हुए कहती है, दीदी, आपको नहीं लगता बुआ सास कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही हैं? हाँ सीमा, कर तो रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इनके नाटक झेलने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी बुआ जी जो हैं। बहू, तुम दोनों कुछ कह रही हो क्या? नहीं 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 बुआ जी, हम लोग कुछ नहीं कह रहे। आखिर हम लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ जो हम कुछ आपको कह पाए। सीमा की ऐसी बात सुनने के बाद कुंती उनसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन कुंती सीमा और नंदिनी से काम करवाती जाती और हर बार यही बोलती, मजा नहीं आया। ऐसे ही एक दिन नंदिनी और सीमा टीवी देख रही थी, तभी वहाँ कुंती आती है और उनसे रिमोट ले लेती है। बहू, अभी तुम लोगों को बहुत सारा काम करना है, जाओ, घर में बहुत काम पड़ा है, जाकर काम कर लो। तब तक मैं अपना फेवरेट सीरियल देख लेती हूँ। लेकिन बुआ जी, ये सीरियल खत्म ही होने वाला है, खत्म होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। नंदिनी बहू, देखो तो घर कैसा फैला हुआ है। अरे तुम घर में ही तो रहती हो और मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आई हूँ। कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन ही तो मैं यहाँ रहूँगी, तो मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दो, क्योंकि ना इसका रिकैप भी नहीं दिखाते। तुम तो अपने सीरियल का रिकैप आराम से अपने फ़ोन में देखते रहना। ला। कुंती की बात सुनकर नंदिनी कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप पैरों को पटकते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन सीमा अभी वहीं बैठी थी, क्योंकि सीमा भीड़ बनकर वहीं बैठी अपनी बुआ सास के साथ टीवी देख रही थी। तभी कुंती उससे भी वहां से भेजने के लिए प्लानिंग करती है। सीमा बहू, तुम्हें नहीं लगता कि ये टीवी कुछ ज़्यादा ही पुराना है? हैं? मेरा मतलब है, देखो ना, इसका रिमोट भी सही से काम नहीं कर रहा। तुम्हें पता है, बड़ा टीवी होता है तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। ये तुम्हारा छोटा सा टीवी तुम्हें अजीब नहीं लगता है? मतलब कैसे कैसे मज़ा आता होगा इस टीवी में? मेरी मानो तो तुम भी एक बड़ा टीवी ले आओ। लेकिन बुआ जी, बड़ा टीवी लाने के लिए पैसे भी तो बड़े ज़्यादा होने चाहिए ना। अभी हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है जो हम बड़ा टीवी लेकर आ सके। और वैसे भी हमारे पास जो चीज़ है, हम तो उसी में खुश हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ज़्यादा पैर फैलाने से चादर फट भी सकती है। बहू, तुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही जुबान चल रही है तेरी? हैं? तुझे सिखाया नहीं कि किस तरह अपने बड़ों से बात की जाती है? बुआ जी, मेरे मायके वालों ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन क्या करूं, वो टैलेंट मुझे यहाँ दिखाने का मौका नहीं मिलता। ये भगवान, देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, जरा बाहर तो आ, और बाहर आकर अपनी बहू की जुबान तो सुन। अरे इसको ये नहीं पता कि अपनी बुआ सास से किस तरह बात की जाती है। कुंती का शोर सुनकर सुमित्रा बाहर आती है और कुंती से सारी बात पूछती है। सारी बात जानने के बाद सुमित्रा सीमा को ही उल्टा बोलती है। बाहू, तुझे तमीज नहीं है किस तरह से बात की जाती है? माँ जी माफ करना, लेकिन बुआ जी कम नहीं है, वो इस घर में लड़ाई लगवा रही हैं। और एक आप है कि आप बुआ जी की गलतियाँ देखती नहीं है, हर वक्त आपको बहू ही गलत दिखती है। देख रही है सुमित्रा, तेरी बहू की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। देख, तेरे दोनों बेटे जब आएंगे ना, तो मैं उन दोनों से तेरी बहुओं की शिकायत लगाऊंगी और उनको ये बताऊंगी कि उन दोनों की पत्नी कितनी बदतमीज है। हाँ हाँ, लगा दीजिएगा, मैं भी डरती नहीं हूँ। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं कभी किसी की सुनूंगी भी नहीं। इतना बोलकर सीमा अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ उसके घर में अब हर कोई कुंती से परेशान रहने लगा था,
क्योंकि आए दिन कुंती किसी न किसी को कोई ना कोई काम देकर परेशान करने लगती है। ऐसे ही एक दिन कुंती नंदिनी के पास जाती है और उससे कहती है, बहू मैं क्या सोच रही थी कि आज रात मैं तेरे साथ ही सो जाऊं। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही, तो सोचा तेरे साथ सोते वक्त थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और मैं तुझे पर्सनली समझने की कोशिश भी करूंगी। बुआ जी, आप मुझे समझने की कोशिश ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती। क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई तू? हैं? तू नहीं चाहती क्या कि मैं तेरे साथ सोऊं? अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देख बहू, अगर तुझे भी मुझसे परेशानी है तो मुझे बता सकती है। मैं तुझे परेशान करने के लिए यहाँ नहीं सोऊंगी, चली जाऊंगी अपने कमरे में। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। भला मुझे आपसे क्या दिक्कत होगी? आइए, आप भी मेरे साथ बेड पर सो जाइए। नंदिनी की बात सुनने के बाद कुंती उसके बेड पर सोने जाती है और जैसे ही वो बेड पर लेटती है वो उठकर बैठ जाती है। नंदिनी बहू, तुझे नहीं लगता ये गद्दा कुछ ज्यादा ही हल्का है? मतलब इस गद्दे में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, जरा भी लचक नहीं है इस गद्दे में। ऐसा लग रहा है गद्दे पर नहीं किसी ठोस चीज पर बैठी हूँ मैं। ये गद्दा तो अपने मायके से लेकर आई थी या फिर तुझे ये सुमित्रा ने दिलाया है? बुआ जी, ये तो मुझे मम्मी जी ने ही दिलाया है यहीं पर। वो क्या है ना, मेरे मायके से बिस्तर वगैरह नहीं आए थे। हम थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करते ना, इसलिए मेरे माँ बाप ने फ्री में ही शादी कर दी। हे भगवान, सुमित्रा की इतनी गंदी पसंद हो सकती है, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था। बुआ जी, ये गंदी पसंद से आपका मतलब इस गद्दे से है या फिर मुझसे? अरे बहू, मैं तो गद्दे की बात कर रही हूँ ना कि तेरी। इतना बोलकर दोनों सो जाती हैं। अगले दिन नंदिनी अपनी सास सुमित्रा के पास जाती है। मम्मी जी, अगर आप फ्री हैं तो मुझसे थोड़ी देर बात कर सकती हैं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। माँ जी, वो मुझे बुआ जी के बारे में कुछ बात करनी थी। नंदिनी ये बात बोल ही रही थी कि कुंती वहां आ जाती है और उसे टोकते हुए कहती है, नंदिनी बहू, तुझे भी मेरे बारे में बात करनी है? आओ आओ, बताओ क्या बात करनी है। हे भगवान, अब बुआ जी यहाँ क्यों आ गई? मैं तो यहाँ मम्मी जी से उनकी ही बुराई करने आई थी, लेकिन ये तो यहाँ पे टपक गई। बुआ जी, मैं तो बस आपकी यहाँ तारीफ करने आई थी, क्योंकि आप जब से यहाँ आई है ना, हमें टाइम पर काम करने की आदत हो गई है। बात तो बहू बिल्कुल सही कह रही है। जब से दीदी यहाँ आई है तब से मेरी दोनों बहुएं समय से काम करने लग गई है। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया करने वाली क्या बात है। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ ना, वहाँ सब कुछ टाइम पर अपने आप होने लगता है। अब मेरी बहू को ही देख लो, मेरी बहू भी ना पहले तेरे बहू के जैसी ही आलसी थी, पर अब हर चीज समय से करने लग गई है। हाँ, समय से करेगी भी क्यों नहीं, आखिर आप उसकी गर्दन पर सवार जो रहती होंगी। अच्छा हुआ आप मेरी बुआ सासी हैं, अगर आप मेरी असली सास होती तो न जाने मेरा क्या ही होता। नंदिनी बहू, कुछ बोल रही हो क्या तुम? हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। नहीं नहीं बुआ जी, मैं आपके बारे में कहाँ कुछ बोल सकती हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आप सच में कितनी अच्छी हैं। आपके आते ही हम लोगों में सच में हर चीज़ समय से करने की क्षमता आ गई है। इतना बोलकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन कुंती नंदिनी और सीमा को परेशान करती। कभी वो खाने के लिए कुछ मंगवाती तो कभी कुछ। इन सब से अब घर का हर एक इंसान परेशान हो चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद सीमा और नंदिनी को अपनी सास से बात करने का समय मिल ही जाता है। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बुआ जी के बारे में कुछ बात करूं? मैं जानती हूँ बहू, तुम दोनों मुझे क्या कहोगी दीदी के बारे में। अरे जितनी परेशान तुम दोनों हो उतनी परेशान मैं भी हो चुकी हूँ। इसका मतलब आपको शुरू से ये बात पता थी कि हम लोग बुआ जी से परेशान हो जाएंगे? हाँ, मुझे तो ये बात शुरू से पता थी कि तुम दोनों दीदी से बहुत परेशान हो चुके हो। दीदी की वजह से तुम ना तो अपना टीवी सीरियल देख पाते हो, ना ही खुद के मनपसंद का खाना खा पाते हो। अकेले तुम ही नहीं बल्कि दीदी की हरकतों से मैं भी परेशान हो रखी हूँ।
मम्मी जी अगर ऐसा है तो आप बुआ जी को वापस जाने के लिए क्यों नहीं कह देती। सुमित्रा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सुमित्रा के दोनों बेटे राज और मोहित दोनों ही दूसरे शहर से अपने घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुमित्रा काफी खुश हो जाती है। अरे मेरे दोनों बेटे आ गए। कैसे हो बेटा? अरे देखो तो कितने पतले दुबले हो गए तुम दोनों। माँ, हम लोग पतले दुबले नहीं हुए, बल्कि हम बहुत टाइम बाद घर आए हैं, इसलिए आपको हम पतले लग रहे हैं। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें इतने समय बाद देख रही है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मोहित और राज बात कर ही रहे थे, तभी वहां कुंती, नंदिनी और सीमा भी आ जाती हैं। अपने पति को देखकर दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं, लेकिन तभी मोहित और राज कुंती को देखकर उसके पैर छूते हैं। अरे आंटी जी, आप यहाँ कब आई? आंटी जी? भैया ये आपकी आंटी, ये तो आपकी दूर की बुआ है ना? किसने बोला तुमसे कि ये हमारी दूर की बुआ है? ये तो माँ की बेस्ट फ्रेंड है आंटी जी। पापा को ये भैया बोलती थी। लेकिन मम्मी जी ने तो इन्हें। नंदिनी और सीमा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर कुंती हंस पड़ती है और उन्हें कहती है, सीमा बहू, नंदिनी बहू, मैं तुम्हारी कोई दूर की बुआ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी सास की बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, मैं इस घर में तुम्हारी बुआ बनकर आई, वो इसलिए क्योंकि मुझे सुमित्रा ने बताया था कि तुम दोनों घर में जल्दी कोई काम नहीं करती, और अगर करती हो तो वो समय से नहीं होता। काम चोरी तुम दोनों में बहुत आ गई थी। इसलिए जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने ठान लिया कि अब मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगी, और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों की दूर की बुआ बनकर आ गई। कुंती के मुंह से ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन इस बीच अगर किसी का पोपट बना था तो वो दोनों सीमा और नंदिनी थी। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी काम चोरी को मान लेती है। और इस तरह वो दोनों वादा करती हैं कि वो घर में दोबारा फिर कभी कोई भी काम चोरी नहीं दिखाएंगी। और इस तरह एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और कुंती भी अपने घर चली जाती है।